तो बिहार स्पेशल की जो कक्षाएं आयोजित हो रही है इसमें हमने इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया है। भूगोल आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं और एडमिशन की बात करें 3 दिन और चलेगी। अब आज तो कक्षा नहीं हो पाई तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन और एडमिशन चलेगा। जिनको भी लेना है एडमिशन ले सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। 3 दिन के पश्चात ये बैच प्रॉपर क्लोज हो जाएगी, उसके बाद से कोई भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो भूगोल प्रारंभ करने से पहले बिहार का एक बार हम टॉपिक देख ले कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक को आप लिख लीजिएगा साथ में या फिर पीडीएफ जो मिलेगा वहां से भी आप सभी लोग लिख सकते हैं। बिहार के भूगोल की बात करें तो इसमें सबसे पहला तो टॉपिक होगा हमारा भौगोलिक स्थिति, है ना, यानी कि बिहार अवस्थित कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा भौगोलिक अवस्थिति। उसके बाद भौगोलिक संरचना, अर्थात बिहार की भौगोलिक संरचना क्या है ना, मैदानी भाग है, पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है, इन सब की चर्चा करना है, ठीक है। उच्चावच की हम बात करें, यहां पर संरचना के अंतर्गत हम मुख्य रूप से चट्टानों की बात करेंगे और उच्चावच के अंतर्गत जितने भी मैदानी, पठारी और जो यहां पर पहाड़ी भाग है उसकी चर्चा करेंगे, है ना। ये मत सोचिएगा कि बिहार में केवल मैदान ही पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र भी पाया जाता है, हिमालय का विस्तार थोड़ा देखने को मिलता है आपको चंपारण वाले क्षेत्र में, है ना। और पठारी क्षेत्र जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है वो आपको दक्षिणी बिहार के जितने भी जिले हैं वहां पर अधिकतर देखने को मिलता है। तो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे, ठीक। तो पहला टॉपिक क्या है, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक संरचना एवं उच्चावच, ठीक है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा टॉपिक हम देखेंगे यहां पर भौगोलिक प्रदेश, यानी कि बिहार को भौगोलिक प्रदेशों में यहां पर विभाजित किया गया है। कितने प्रकार के भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यहां पर है अपवाह प्रणाली, है ना। इसके बाद हम देखेंगे अपवाह प्रणाली, और अपवाह प्रणाली में क्या क्या देखना है बिहार के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो हम नदियां देखेंगे, क्योंकि बिहार में देखें नदियों का जाल सा बिछा हुआ है ना, और उन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बिहार के मैदान का निर्माण हुआ पड़ा है ना। तो ये मैदान बना कहाँ है, तो जो तेथिस सागर था, है ना। जब ये टॉपिक करेंगे तो बड़े अच्छे से समझाऊंगा मैं वहीं पर। तो यहाँ पर नदियाँ करेंगे, फिर जल प्रपात पाए जाते हैं, झील पाए जाते हैं और आर्द्र भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इन सभी को हम अपवाह प्रणाली के अंतर्गत हम करने वाले, ठीक। उसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा जलवायु, फिर अगला होगा मिट्टी, फिर वन एवं वन्य जीव, फिर कृषि एवं पशुपालन, है ना। तो कृषि एवं पशुपालन। उसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं, फिर खनिज एवं उद्योग, ठीक है। खनिज जहां भी होगा उसी से संदर्भित उद्योग होगा। तो बिहार में खनिजों की क्या स्थिति है, उसके आधार पर उद्योगों की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना में हम क्या क्या, तो परिवहन, संचार के साधन, ऊर्जा, इन सभी टॉपिक की चर्चा करेंगे। और बिहार के विशेष संदर्भ में परिवहन की क्या भूमिका है ना, कैसे कैसे यहाँ पर संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत हम सड़क देखेंगे, रेलवे देखेंगे, और उसके बाद नदी मार्ग जो है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, संचार के साधन देखेंगे बिहार में, और ऊर्जा देखेंगे, है ना। ऊर्जा सबसे बड़ी तो यहाँ पर आजकल डिस्कशन होती है ऊर्जा के ऊपर ही होती है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की क्या स्थिति है इसकी भी चर्चा करेंगे। और अंतिम टॉपिक हो जाएगा हमारा आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आपदा एवं आपदा प्रबंधन, बिहार में कितने प्रकार की आपदाएं आती हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र है वो क्या है, पठारी क्षेत्र है ना। यहां पर देखा जाए तो लगभग सूखे की समस्या देखने को मिलती है। जबकि उत्तर बिहार का क्षेत्र देखें तो यहां पर कैसी नदियां हैं, तो हिमालय से आने वाली नदियां हैं जिनके द्वारा वर्ष भर पानी लाया जाता है। तो यहां पर देखा जाए तो उत्तर बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वो कैसा है, तो बाढ़ वाले क्षेत्र है। तो यहां पर उत्तर बिहार में देखें तो आपदा के रूप में बाढ़ देखने को मिलती है, दक्षिण में आपदा के रूप में सूखा देखने को मिलता है। दोनों के दोनों क्या है, आपदाएं हैं, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो जाती है। तो इन सभी आपदाओं का हम निवारण कैसे कर सकते हैं उन सब की भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो भूगोल के अंतर्गत इतनी सारी कक्षाएं हमारी होगी। यहां पर देखें तो आधारभूत संरचना जो है वो आपको अर्थव्यवस्था में भी पढ़ना होता है, लेकिन हम यहां पर भी देखते हुए चलेंगे। भूगोल और अर्थव्यवस्था के बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो आपस में इंक्लूड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो पूरा टॉपिक समझ में आ गया कि हमें क्या क्या करना है, ठीक। आज हम केवल 2 चीज देखेंगे, एक भौगोलिक स्थिति और दूसरी भौगोलिक संरचना, और साथ ही साथ माइंड में बिहार को मैं बैठा दूंगा, ठीक है। बिहार आपके दिमाग में, रग रग में यहीं पर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो बातें क्लियर है, स्टार्ट करें।
नहीं, बफरिंग नहीं हो रही है सनोज जी, बफरिंग नहीं हो रही है। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। ठीक, सेंसस अर्थव्यवस्था भी हमारा एक सेक्शन है, तो वहां पर छोड़ेंगे ना, अर्थव्यवस्था में भी तो कुछ करना है, तो वहां पर भी आपको आधारभूत संरचनाएं करनी है। तो वहां पर आधारभूत संरचना एक बार तो मैं जिक्र करूंगा, सेंसस होगा, अर्थव्यवस्था से भी बहुत सारी चीजें हैं। बैंकिंग सेक्टर है बिहार में, है ना, तो कैसे कैसे बैंकिंग व्यवस्था है, जो किसान है किसानों को ऋण की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, उससे संबंधित बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं। अर्थव्यवस्था भी लंबा है, अभी तक आपने वैसे नहीं पढ़ा होगा बिहार के संदर्भ में जैसे मैं करवाने वाला हूं, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस धैर्य रखिए जब तक कक्षाएं चल रही है। आप देख रहे हैं कितना डिटेल में मैं करवा रहा हूं, इतना डिटेल में फिर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक एक चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भौगोलिक स्थिति की, बिहार की भौगोलिक स्थिति। ठीक है ना, बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले तो हमें भारत से कंपेयरिंग करनी है। प्रारंभिक क्लास में हमने कहां से, तो पृथ्वी से स्टार्ट किया था। अब बार बार पृथ्वी से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब भारत पर आ चुके हैं, तो ये आपको भारत दिखाई दे रहा है। ठीक है, भारत का अगर हम विस्तार देखें हैं, तो भारत को एक बार समझिएगा, विस्तार हम देखेंगे कैसे। तो ये क्या हो गई, आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक, पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा जो आपको दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा या 0 डिग्री, है ना, तो ये क्या हो गया, विषुवत रेखा। उसके बाद आपके इंग्लैंड से एक लाइन गुजरती है जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, है ना, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये भी क्या हो गया, 0। इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, अक्षांश। ऐसी जो रेखाएं आपको पृथ्वी पर काल्पनिक दिखाई देती है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और ऐसी जो रेखाएं हैं जो दो ध्रुवों को आपस में जोड़ती है इसको हम बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, अब विस्तार की बात करें तो भारत भैया कहां अवस्थित है, पहले ही हमने देखा था, ये हो गया हमारा 0 डिग्री वाला, है ना, 0 डिग्री देखे तो ये विषुवत रेखा और ये ग्रीनविच मीन टाइम हो गया। अब यहां से देखे तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। इधर से देखे ग्रीनविच मीन टाइम से, तो इधर वाला हो जाता है पूर्वी देशांतर, ये हो जाता है पश्चिमी देशांतर। तो भारत की बात करें तो भारत यहां पर कहां अवस्थित है, तो आप सभी को पता होगा कि यहां पर अवस्थित है। ठीक है, अगर हम अक्षांशों की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में है। ये है भारत की स्थिति, और भारत वहां है तो बिहार भी अपना वही होगा। ठीक है ना, तो आइए हम भारत से फिर बिहार पर आते हैं। अब देखिएगा ये है 0 डिग्री, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, है ना, तो यहां तक क्या आ जाता है, बढ़ते बढ़ते यहां पर आ जाता है 90 डिग्री, और यहां पर भी आ जाता है 90 डिग्री, है ना, तो ये हो जाता है 90 डिग्री साउथ, ये हो जाता है 90 डिग्री नॉर्थ। तो अगर बिहार की बात करें तो आपको विषुवत रेखा कहां दिखाई देगा, इससे नीचे दिखाई देगा। तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे, और ऊपर कहां आएंगे, तो ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आएंगे, तो भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि प्रारंभ हो जाती है। तो कहां से, 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ हो जाता है, और कहां तक जाएगा उत्तरी अक्षांश में, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। कहां से कहां, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। ठीक, अब यहां पर हम बिहार की विस्तार देखें, किस चीज की, तो अक्षांशीय विस्तार। तो हम आगे बढ़ेंगे, 8 डिग्री से तो भारत स्टार्ट हुआ, हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो यहां जब हम आएंगे कहां, कितने डिग्री, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, कितना, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर और ऊपर बढ़ेंगे, है ना, तो बिहार आखिरी कहां तक जाता है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। ठीक है, विस्तार समझ में आए। अभी हम अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। तो भारत प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा बिहार आएगा कहां, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इधर से हम इधर बढ़ेंगे तब भारत मिलेगा ग्रीनविच मीन टाइम से। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ग्रीनविच मीन टाइम से जब हम 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक पहुंचते हैं तो हमारा भारत प्रारंभ हो जाता है, और चलता
जाता कहां तक है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब इसमें हम बिहार की बात करें तो 68 से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बिहार यहां दिखाई देगा। तो कहां मिलेगा भैया, तो 68 से हम आगे बढ़ेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर यहां तक, अर्थात 28 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक बिहार का विस्तार है। क्लियर है, तो विस्तार समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं भौगोलिक स्थिति की, तो भौगोलिक स्थिति अर्थात पृथ्वी पर बिहार की क्या स्थिति है। तो हमने देखा भारत की स्थिति, और भारत में फिर हम देखेंगे तो भारत में यहां पर आपको बिहार दिखाई देगा जो यहां पर है, जिसका विस्तार मैंने बताया, तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो हमने इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था वो हमने देखा। आगे बात करें इसकी स्थिति की कि भैया इसकी स्थिति कहाँ है। तो देखा जाए तो जो आपके गंगा का मैदानी भाग है ना, गंगा कहाँ से निकलती है, तो भैया यहाँ से निकलते हुए गंगा आपको बिहार को बीचों बीच काटते हुए कहाँ पहुँच जाती है, बंगाल, और फिर बांग्लादेश में पहुँच जाती है। तो बिहार गंगा का मैदान है, तो गंगा के मैदान के अंतर्गत इसके अगल बगल के जितने भी क्षेत्र हैं जो इसके द्वारा निर्मित किए गए हैं उसको हम बोलते हैं गंगा का मैदान। तो गंगा के मध्य मैदानी भाग में बिहार अवस्थित है। ठीक है, क्योंकि इधर वाले हिस्से में ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, इधर बंगाल और बांग्लादेश हो गया, और बीच वाला जो हिस्सा है गंगा के मैदानी क्षेत्र का जो मध्य वाला भाग है वहां पर आपको बिहार अवस्थित दिखाई देगा। तो स्थिति समझ में आ गई, कहां है भैया, तो गंगा के मध्य मैदानी भाग में। अब भारत में जो राज्य है, राज्यों में अगर हम देखें कि राज्यों में इसकी कहां अवस्थित है, तो राज्यों में आप देख पाएंगे, है ना, ये क्या हो गया हमारा, इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा उत्तरी भारत, ये दक्षिणी भारत, है ना, इधर देखें तो ये पश्चिमी भारत, ये हो गया पूर्वी भारत। तो भारत में अवस्थिति देखें तो भारत के पूर्वी राज्यों के अंतर्गत आता है ना, भारत के पूर्वी राज्यों के अंतर्गत हमारा बिहार आता है। ये बातें क्लियर है, और क्या क्या बातें यहां पर आपको जाननी चाहिए, तो और बात हम देख लेते हैं और क्या क्या जाननी चाहिए, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा, अब हम बात करें बिहार की। ठीक, बिहार की बात करें तो बिहार आपको यहां पर ये संरचना आपको बिहार की दिखाई दे रही है। ये संरचना जो है कब आई, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब ये जो झारखंड आपको दिखाई दे रहा है, तो झारखंड भी पहले बिहार का ही भाग था, है ना। अब बिहार से अलग करके एक नए राज्य के रूप में झारखंड यहां पर निर्मित किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तब से बिहार का ये वर्तमान स्वरूप जो आज देख रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमने इसकी स्थिति अवस्थिति समझ लिया। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर, या फिर अगर वर्ग मील में बात करें तो 36,357 वर्ग मील है। पूरे भारत का जितना क्षेत्रफल है, तो पूरे भारत के क्षेत्रफल के 2.86% क्षेत्रफल पर बिहार का विस्तार दिखाई पड़ता है। कितना, 2.86% भाग पर। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब बात करते हैं भारतीय राज्यों में इसका क्या स्थान है, एक तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है भैया, थोड़ा सा बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा नंबर प्राप्त है, ठीक है, थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए 12 13 आ रहा है, 13 पहले था, 12 हो चुका है, ध्यान में रखना है भैया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, 12वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है। पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हो चुके हैं। ठीक है ना, तो अब याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का 12वां स्थान है। जबकि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है भैया, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है, चलिए किशोर जी, सन्नी जी, मंजर जी, रवि जी, सबके सही उत्तर आ रहे। विकास जी आपका सही नहीं है, तीसरा स्थान है ना। जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान है
है ना, 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके आधार पर ये भी बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा नंबर का स्थान है, तीसरा, ठीक है। तो क्षेत्रफल के आधार पर 12वां, जनसंख्या के आधार पर तीसरा। कितनी जनसंख्या भैया, तो 10,40,99,452, 10,40,99,452। ये 2011 के जनगणना के अनुसार था। 2021 में जो आता फिर पता चलता कि बिहार ने कितना छलांग मारा है, ठीक है, कितना छलांग। डेंसिटी सबकी बात हम पहले कक्षा में कर चुके हैं, है ना, पहले कक्षा में कर चुके हैं, तो उतना डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे। जो भूगोल से संबंधित है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया। अब यहाँ पर और क्या क्या भौगोलिक स्थिति के रूप में जानना चाहिए भैया, तो यहाँ पर और जानना चाहिए हमें सीमा, है ना। तो बिहार की अगर बात करें, और ध्यान दीजिएगा, एक बात याद रखिएगा कि बिहार का जो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, आकृति दिखाई दे रही है, ये आयताकार आकृति आपको दिखाई देती है ना, एक आयत जैसी आकृति आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें, अगर आयत जैसी संरचना है, तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो इसकी लंबाई हो जाती है 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो इसकी लंबाई हो जाती है 345 किलोमीटर। एक आयताकार स्वरूप में आपको दिखाई पड़ता है बिहार, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा। अब बात करते हैं सीमा की। तो यहां पर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होगी, है ना। सीमा की बात करें तो सीमा इसके एक तो अंतर्राष्ट्रीय, यहां पर ये क्या है, ये है नेपाल, ठीक है, ये क्या है, उत्तर प्रदेश, ये है झारखंड, और ये है बंगाल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमा देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अर्थात दूसरे देश से भी इसकी सीमा लगती है। कौन से देश से भैया, तो नेपाल से। उसके बाद राष्ट्रीय सीमा भी है इसकी, वो तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई। अब यहां पर राष्ट्रीय सीमा है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो इसको थोड़ा सा हम बड़े पिक्चर पर देखते हैं, और उसके आधार पर यहां से कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इन सब की चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं। तो सीमा इसकी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही लगते हैं। जिलाओं की बात करें तो टोटल इसके कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, और 38 में से 22 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी देश या राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। उसको देखते हैं। मैं यहीं पर सारी चीजें आप सभी को दिमाग में बैठा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो जिलाओं को मैं बैठा देता हूं आज दिमाग में कि याद कैसे करना है ना, इन जिलाओं को हम याद कैसे करें, ठीक। कितने जिले हैं भैया, 38 जिले, ठीक। याद करने के कई सारे तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। कई बार क्या पूछा गया है कि कौन कौन से जिले हैं जो या तो नेपाल से या उत्तर प्रदेश से या झारखंड से या फिर बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो जब तक दिमाग में नहीं रहेगा भैया नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर अवस्थित है आपका नेपाल, ठीक। बिहार के उत्तर में अवस्थित है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, ठीक। पूर्व में देखें तो वेस्ट बंगाल, वर्तमान में तो बंगाल ही नाम है इसका, बांग्ला नाम है, ठीक है ना। और इधर देखें पश्चिम में तो उत्तर प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन से जो जिले हैं, जिले यहीं पर मैं सारे जिले याद करवा दूंगा अभी के अभी, ठीक है ना। कई सारे तरीके हैं याद करने का। सबसे पहला तरीका है भैया बॉर्डर वाला, कि कौन कौन से बॉर्डर हैं, है ना, कौन कौन सा बॉर्डर है ना, कौन कौन से जो यहां पर जिले हैं जो बॉर्डर साझा करते हैं या तो नेपाल से या किसी राज्य से, ठीक है। तो देखिएगा, याद करने का पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक। देखिएगा यहां से अगर हम देखें तो ये जो मैं लाल लाइन लगा रहा हूं, ये वो जिले हैं जो नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए भैया, तो सबसे पहला है यहां पर वेस्ट चंपारण। नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिलों में की बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे पहला कहां से आ रहे हैं हम भैया, तो वेस्ट से आ रहे हैं, है ना, वेस्ट से आ रहे हैं, पश्चिम से बात करते हुए जा रहे हैं। तो दिमाग में बैठा लेना है, सबसे पहले वेस्ट चंपारण, उसके हम पूरब की तरफ जाते जा रहे हैं। तो पूरब की तरफ आएंगे तो दूसरा जिला आ जाएगा ईस्ट चंपारण। उसके बाद यहां पर है शिवहर, लेकिन ध्यान दीजिए कि शिवहर किसी भी यानी कि नेपाल से सीमा साझा नहीं करता और ना ही किसी राज्य से
सीमा साझा करता है। तो शिवहर यहां पर छोटा सा जिला है, ठीक है। तो सबसे पहले वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, उसके बाद और पूर्व में बढ़ेंगे तो सीतामढ़ी, फिर और बढ़ेंगे तो मधुबनी, फिर यहां पर है सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो जिले हैं ये सभी के सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? यहीं पर बोलते हुए चलिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कहां से? तो पश्चिम से। सबसे पहले वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया और फिर किशनगंज। फिर से रिकॉल करते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। ये वो जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं, चलिए अब इधर से हम पूर्व से आते हैं। तो इधर है आपका वेस्ट बंगाल। इसके लिए मैं दूसरा कलर ले रहा हूं, ब्लू कलर मैंने ले लिया। और ब्लू कलर जो लगा रहा हूं ये वो जिले हैं जो यहां पर वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो कितने जिले दिख गए भैया? तो सबसे पहला जिला है यहां पर किशनगंज, दूसरा पूर्णिया और तीसरा कटिहार। 3 जिले जो हैं वो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, है ना। वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं 3। कौन कौन? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो याद कीजिए, हम उत्तर से आ रहे हैं दक्षिण की तरफ। कौन से साइड में? तो पूर्व के साइड में। सबसे पहले किशनगंज, फिर पूर्णिया और फिर कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 जिले, ठीक है। तो अभी तक हमने याद कितना कर लिया? 7 3 10, लेकिन एक इसमें से कॉमन था, हमने 9 जिलों को याद कर लिया, ठीक। चलिए, कमेंट जो भी हो, दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए लिख के रखिएगा। अंतिम समय जो देता हूं वहां पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बिना डाउट क्लियर किए मैं आपको नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना। ठीक, तो याद हो गए हमें 7 और 2 9 जिले याद हो गए। अब बात करते हैं झारखंड की, ठीक है ना। झारखंड की बात करते हैं, जो आपको कहां दिखाई देगी? तो बिहार के दक्षिण में। अब दूसरा कलर ले लेता हूं, है ना। यहां पर मैंने ले लिया गुलाबी, है ना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो मैंने गुलाबी ले लिया, लेकिन गुलाबी इसमें मैच कर जाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं, गुलाबी इधर चला लेंगे, ठीक। चलिए, यहां पर मैं काला ले रहा हूं, दिखाई तो देगा? काला दिखाई दे रहा है। चलिए, झारखंड से कौन कौन से जिले साझा करते हैं? तो हम पूरब से पश्चिम की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा, यहां से सबसे पहला कटिहार, फिर भागलपुर, फिर आगे बढ़ेंगे तो बांका, फिर जमुई, जमुई से आगे बढ़ेंगे तो नवादा, नवादा के बाद गया, गया के बाद देखें तो औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद रोहतास, ठीक है। औरंगाबाद के बाद रोहतास। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए, ठीक है। और एक 8 जिले, ठीक है। तो झारखंड से बात करें तो झारखंड से कितने? 8 जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कई किताबों में आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में से क्या है, गंगा नदी आपके यहीं से निकलती है। तो कई किताबों में आपको कटिहार देगा ही नहीं कि कटिहार झारखंड से लगता है या नहीं लगता है। तो भैया कटिहार के बीचों बीच गंगा नदी निकल रही, इसका ये मतलब थोड़ा है कि बाउंड्री नहीं लगता। तो बाउंड्री लगेगा, क्योंकि गंगा नदी यहीं से क्या करती है, यहीं से निकलती है। तो कई किताबों में आपको दिखाई देगा झारखंड में कितने 7 राज्य ही, 7 जिले ही क्या करते हैं, झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा 8, ठीक है। अब बीच में गंगा नदी है, मतलब इसका ये थोड़ा हो गया कि बीच में ये सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो पहला जिला हो गया कटिहार, दूसरा भागलपुर, फिर बांका, फिर जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। ये जो जिले हैं ये सभी के सभी झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो याद करते हुए चले, दिमाग में साथ में बोलना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण वाले क्षेत्र, यानी कि झारखंड से सीमा साझा करने वाले जिले। कहां से? तो हम पूर्व से प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहां पर कटिहार, ठीक है। कटिहार के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद बांका, फिर बांका के बाद जमुई, जमुई के बाद नवादा, नवादा के बाद गया, गया के बाद औरंगाबाद, और अंतिम में हो जाएगा हमारा रोहतास, ठीक है। फिर से रिकॉल करता हूं, अब इधर से चल लेते हैं, है ना। इधर से भी याद होना चाहिए ना। रोहतास,
रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, फिर बांका, भागलपुर, कटिहार। तो ये 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से भी एक कॉमन हो गया। पहले हमने 7 और 2 9 देख लिया था, और 9 में से और 8 ये हो गया, अर्थात एक कॉमन है, अर्थात हमने 9 7 16 जिले याद कर लिए। 38 में से 16 जिले याद कर लिए, उनकी स्थिति अवस्थिति हमने याद कर लिया। अब बचे हुए कैसे याद होगा उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं, साथ में बोलते हुए चलेंगे, याद हो जाएगा। और जब तक ये सारी चीजें याद नहीं होगी ना, जब हम आगे खनिज करेंगे, कृषि का जो प्रदेश है, कृषि प्रदेश बिहार में, तो उसके अंतर्गत जब क्षेत्र बताऊंगा ना, जब तक जिला दिमाग में नहीं दिखेगा वो चीज़ें सेटअप नहीं होगी। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि दिमाग में जिलों की स्थिति अवस्थिति सेटअप करके रखनी है। क्लियर है ना। भले ही यहाँ अगर पूर्ण रूप से नहीं याद होता है भैया, आप मैप को दीवार पे चिपका दीजिए, देखते रहिए, जिला दिखना चाहिए, तभी खनिजों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और उन खनिजों के आधार पर कौन कौन से उद्योग किन क्षेत्रों में लगाए गए हैं ये भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो जिला की अवस्थिति कंपलसरी है दिमाग में याद रहना, ठीक है ना। क्लियर है। तो हमने झारखंड देख लिया, अब एक बच गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश जी, है ना। उत्तर प्रदेश को मैं वही पिंक कलर ले लेते हैं जो हमने बात की थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जिला आपको मिलेगा यहाँ पर वेस्ट चंपारण, ठीक। उसके बाद आपको मिलेगा गोपालगंज, फिर मेरा जिला मिल जाएगा सिवान, फिर आगे बढ़ेंगे तो सारण के बाद भोजपुर, फिर बक्सर, उसके बाद कैमूर और रोहतास। ये जो जिले हैं ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन? वेस्ट चंपारण, ठीक है, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। कितने हो गए? तो 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले अपना सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। तो एक बार सबको रिकॉल कर लेते हैं। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने? तो 7 जिलों से। उसके बाद वेस्ट बंगाल राज्य सीमा कितने? तो 3 जिलों से। फिर दक्षिण में झारखंड राज्य सीमा 8 जिलों से। उत्तर प्रदेश राज्य सीमा 8 जिलों से। तो टोटल कितने जिले हो गए? तो आप काउंट करेंगे तो 22 जिले हो चुके हैं। 22 जिले हो चुके हैं जो किसी न किसी या तो अंतरराष्ट्रीय या राज्यीय यहां पर सीमा साझा करते हैं। तो कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं कि बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो कहीं से भी, ना किसी राज्य से ना ही किसी देश से सीमा साझा करते हैं। तो भैया 16 हटा देंगे तो बचे कितने? 22 हटा देंगे तो बचेंगे कितने? 16। तो 16 ऐसे जिले हैं जो किसी भी, चाहे राज्य हो या देश हो, सीमा साझा नहीं करता। याद हो गए? एक बार बताइएगा, याद हो गया? ये हमारे 22 जिले याद हो गए, ठीक। अब बचे हुए कैसे याद कर लेंगे? तो इधर से अब मैच कर लेना है ना, इधर से मैच कर लेना है। जैसे ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में क्या है? शिवहर, ठीक है। क्या है? शिवहर। शिवहर के नीचे आएंगे, दिखना चाहिए दिमाग में, शिवहर के नीचे आएंगे तो मुजफ्फरपुर और फिर वैशाली। तो शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला हमने याद किया था, सीतामढ़ी के बगल में ही है मधुबनी। अब मधुबनी से क्या याद होगा? तो मधुबनी के नीचे आएंगे तो दरभंगा और समस्तीपुर मिलेगा। तो मधुबनी के नीचे आएंगे दरभंगा, समस्तीपुर, दरभंगा, समस्तीपुर। तो एक साथ याद कीजिए, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। फिर इसके आगे चलेंगे पूर्व में तो आपको सुपौल आपने सुपौल देखा था जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब इसके नीचे क्या है? तो मधेपुरा, सहरसा। हम कहां तक की बात कर रहे हैं? तो ये सभी अभी गंगा नदी के क्षेत्र वाले, ठीक है। तो यहां पर क्या है? सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, ये याद कर लीजिए, ठीक है, ये इधर के हो गए। अब जो बच गए वो इधर से याद कर लीजिए। जैसे जमुई के ऊपर चलेंगे तो आपको लखीसराय मिलेगा, लखीसराय के पूरब में मुंगेर और पश्चिम में शेखपुरा मिल जाएगा। इस तरीके से याद कीजिए। नवादा, 9 से
नवादा, तो न से नालंदा, नवादा के ऊपर नालंदा है, ठीक है। और नालंदा से ही लगा हुआ है आपका पटना। पटना इतना बड़ा जिला है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। पटना, पटना के जब हम दक्षिण में आएंगे तो आपको दिखेगा जहानाबाद, और जहानाबाद के बगल में ही पश्चिम में है आपका अरवल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो पहला तरीका हमने देखा, सबसे पहले बाउंड्री जो साझा कर रहे हैं उनको याद कीजिए और उनसे लगे हुए जिलों को याद कर लीजिए, ये तरीका है। दूसरा तरीका, ये सभी याद हो गए, मिटा दूं मैं, चलिए सभी मिटा देता हूं, ठीक। छोटा छोटा करके मिटा रहा हूं, कहीं पूरा पिक्चर ही ना मिट जाए, ठीक। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, ठीक। प्रमंडल के आधार पर, प्रमंडल कितने हैं, बिहार को टोटल कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, थोड़ा सा बताइएगा। ये कलर भी काउंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, यानी कि पूरे बिहार को 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, ठीक। अब देखिएगा, अब याद करने का दूसरा तरीका, ठीक। मैं पिक्चर ही थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक। ये प्रमंडल वाला जो मैंने दिया था, अब देखिएगा इसमें क्या क्या है। सबसे पहला प्रमंडल यहाँ पर कौन सा है, तो सबसे पहला प्रमंडल है आपको यहाँ पर तिरहुत। ये जो दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, ये कौन सा है, तिरहुत प्रमंडल। और तिरहुत में कितने जिले हैं, इस प्रकार से याद कर लीजिए। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सभी के सभी तिरहुत के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो इसके पूरब में जाए तो आपको यहाँ पर दरभंगा प्रमंडल दिखाई देगा, और दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर आते हैं। फिर पूरब में जाएंगे तो आपको कोसी प्रमंडल दिखाई देगा, और इसके अंतर्गत आपको सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आते हैं। फिर सबसे पूरब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूर्णिया प्रमंडल दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणी बिहार की तरफ चले तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जब हम इसके दक्षिण में आएंगे तो आपको भागलपुर प्रमंडल दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत भागलपुर और बांका 2 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो ये आ जाएगा आपका मुंगेर प्रमंडल, और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई ये जिले हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये पिंक वाला आपका मगध प्रमंडल है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा, तो अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद आते हैं। और एक लाल वाला जो बच गया वो हमारा पटना प्रमंडल है, जिसके अंतर्गत कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा ये जिले आते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। याद हो गया, एक बार सभी लोग बताइएगा, याद हो गया। पूजा जी 7 प्रमंडल आपने कमेंट किया है, 9 प्रमंडल है ना। अभी इसका प्रशासनिक विभाजन भी हम देखेंगे, जब हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे बिहार का, तो वहाँ पर पूरा हिस्ट्री देखेंगे, है ना। कब से ये अलग हुआ, है ना, 1911 में क्या हुआ, वहाँ से लेकर पूरा, और फिर कैसे कैसे जिलों का निर्माण हुआ, प्रारंभिक दौर में कितने जिले थे, फिर इसमें से कितने जिलों को मिलाकर हमने झारखंड निर्मित कर दिया, कितने बच गए, फिर उसके बाद से कौन कौन से यहाँ पर नए नए जिले जो हैं वो निर्मित हुए हैं। चलिए सुचिता जी बोल रही हैं कि 50% याद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 कल कर लीजिएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से आप सभी को याद करना है, ठीक, क्लियर है। तो स्थिति अवस्थिति हम अच्छे से समझ गए। जिला याद होना चाहिए दिमाग में, पहले ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। जिला अगर याद ना हो तो पूरा भूगोल में गड़बड़ होगा। कई बार आपने प्रश्न देखा होगा, है ना, जैसे शायद 66वीं या 65वीं में पूछा गया था कि निम्न में से कौन से जिले जो हैं वो गंगा नदी के साथ सीमा साझा करते हैं, या फिर ऐसे भी पूछा गया है कि पटना के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो ये तभी होगा जब हमें पूरा जिला याद हो जाए, ठीक है। तो इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। बढ़े आगे। देखिए सबसे बढ़िया होगा जहाँ सोते हैं ना, वहाँ एक भारत का, एक विश्व का और एक बिहार का, तीनों ही मैप आप पॉलिटिकल वहाँ पर लगा दीजिए। उठते ही जैसे भगवान का दर्शन करना है, वैसे ही बिहार महाराज का दर्शन करना है प्रतिदिन, ठीक है ना।
तो आप सभी को ये काम कर लेने हैं। सामने चिपका दीजिए कि आप सो रहे हैं तब भी ध्यान उस पर जा रहा है। देखिएगा दिमाग आजकल ऐसे रहता है ना कि स्थिर रहता नहीं है। सोते वक्त भी बहुत चीज़ें दिमाग में चलने लगती है, परिणामतः नींद टाइम से आता नहीं। हम 12 बजे बेड पे जाए तो 1-1:30 बजे वो नींद आ पाती है। नींद कब आएगी? जब आपका दिमाग स्थिर होगा। जब आपका दिमाग स्थिर होगा, कैसे होगा? तो जहां आप सोते हैं आपका ध्यान डायरेक्टली जाता है, वहां पे बिहार का मैप लगा दीजिए, देखते रहिए। जब आप दिमाग को बिजी रखेंगे तब तो वो बाकी चीजें, फालतू की चीजें नहीं सोच पाएगा। तो आप सोने से पहले उस पर ध्यान लगाइए, है ना। कम से कम तो 38 जिले 10-12 बार घूम जाइए, है ना। जब घूमने से ही तो याद होता है, तो लेटे लेटे 38 जिलों को आप क्या करिए, घूम जाइए। और इसमें क्या होगा कि दिमाग आपका बिजी भी रहेगा और घूमते घूमते ही पता ना किस जिले में आप सो जाएं, ठीक है ना। तो फायदा ये होगा कि पूरे बिहार के 38 जिलों में आप कहीं ना कहीं प्रतिदिन सोया करेंगे और उठेंगे तो दूसरे जिले में उठेंगे, है ना। तो ये फायदे वाली बात है कि मान लीजिए घूमते घूमते आप मेरे जिले में आके सो गए, है ना, सिवान जिले में आके सो गए, लेकिन उठे तो पता चला कि आप बोध गया में उठे पड़े हैं, गया जिले में, ठीक है ना। तो ये फायदे हैं, मज़ा भी आएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप सभी को करना है। अगर नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। खनिज रटने पड़ेंगे, लेकिन जिले याद हो जाए तो रटने नहीं पड़ेंगे, उद्योग रटने नहीं पड़ेंगे। जो हम यहाँ पर संचार व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, रटने नहीं पड़ेंगे। सड़क पढ़ेंगे, रटने नहीं पड़ेंगे। रेलवे पढ़ेंगे, रटने नहीं पड़ेंगे। ये बात की गारंटी है, ठीक है। तो याद करना आपकी जिम्मेदारी है, मैंने तरीका बता दिया, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर भौगोलिक संरचना, और ये हमारा अंतिम टॉपिक होगा आज का, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम बिहार की भौगोलिक संरचना को लेकर, ठीक। तो यहाँ पर भौगोलिक संरचना के अंतर्गत हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, चट्टानों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर बिहार में प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक के चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि अगर हम दक्षिण में देखें, है ना, अगर देखिएगा जैसे यहाँ पर देखा जाए तो अधिकतर क्षेत्र क्या है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियों के जाल है। ये गंगा नदी हो गई, है ना। उसके बाद यहाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, यहाँ पर आपको कोसी दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो सोन हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो अजय नदी हो गया। बहुत सारी नदियाँ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्मनाशा नदी है, ठीक। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कौन सी नदी है, थोड़ा सा बताइएगा आप लोग। ये कौन सी नदी मैंने बताया? अगर आप लोग बता दिए तो मैं मानूंगा कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं। कैमूर का मैप गलत है, ये बिहार सरकार का मैप है भैया, जो मैंने लिया है बिहार सरकार के वेबसाइट से, ठीक है ना। तो वहां पर यही मैप है, ठीक। समझ में आ गई ऋषि प्रसाद जी? बिहार सरकार की साइट खोलेंगे, ठीक है, बिहार सरकार की साइट खोलेंगे तो वहां पर आपको ये मैप मिलेगा। मैंने वहीं से डाउनलोड किया है, ठीक है ना। कई में आप देखते हैं कि आपको कैमूर यहाँ से ऐसे दिखाई देता है ना, और यहाँ में यहाँ दिखाई दिया गया। तो भैया जो बिहार सरकार दिखाएगी वहीं हम देखेंगे, ठीक। चलिए 2-4 लोगों का यहाँ पर सही भी है, अधिकतर लोगों का गलत भी है। वो हम कहाँ देखेंगे तो हम जब यहाँ पर नदी तंत्र देखने वाले हैं, ठीक। यहाँ पर बस मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बिहार में देखें तो नदियों का जाल बिछा हुआ है जहाँ भी देखें। और सबसे इसमें मुख्य नदी की बात करें तो बिहार की सबसे मुख्य नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी अगर बात करें तो आपने ये पढ़ा होगा भूगोल में, ठीक, कि जब इंडियन प्लेट जो है वो कहाँ थी भैया? दक्षिण में थी। लेकिन दक्षिण में उसको मज़ा नहीं आया, दक्षिण से चलते चलते कहाँ आ गई? उत्तरी गोलार्ध में आ गई, है ना। तो ये दक्षिण से ये क्या हो गया? विषुवत रेखा हो गया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये सभी साथ में ही हुआ करते थे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया इधर को चला गया, इंडिया को देखा कि भैया इधर मज़ा नहीं आ रहा, चलो हम दूसरे देश में चलते हैं। तो ये चलते 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 विषुवत रेखा को पार कर गया, और विषुवत रेखा को पार करने के पश्चात यहाँ पर क्या है? एशियन प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट है। यूरोप और एशियन प्लेट दोनों को मिलाकर हम यूरेशियन प्लेट कह लेते हैं। तो ये चलते चलते आया और आकर यहाँ पर टक्कर खा गया, आके इसमें धक्का मारा, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो उससे क्या होता है? वलन पड़ जाता है, और इसी के परिणाम स्वरूप आपने हिमालय का उत्थान देखा होगा, है ना। हिमालय की संरचना जो दिखाई देती है वो कारण क्या है? इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराती है, परिणामतः यहाँ पर क्या होता है? हिमालय का उत्थान होता है।
टकराने से पहले यहां पर जो संरचना थी आपको एक सागर था जिसका नाम कहा जाता है टेथिस सागर। ठीक है, तो यहां पर क्या था, टेथिस सागर था। तो जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो टेथिस सागर के जो अवसाद थे ये भी ऊपर आ गए। तो यहां पर जो आपको पूरा मैदानी क्षेत्र दिखाई देता है वो टेथिस सागर का क्षेत्र है। और वहीं पर धीरे धीरे जब हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय पर जो बर्फ थे बर्फ जमने लग गए और धीरे धीरे जब वो बर्फ पिघलने लग गए तो उससे बहुत सारी नदियां निकली। उसमें से एक महत्वपूर्ण नदी निकल के बिहार में आ जाती है जिसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी आपको यहां पर हिमालयी नदियां दिखाई देगी और इन सभी नदियों के द्वारा, नदियां जब भी कहीं पर चलती है तो चट्टानों को काटती है और काट कर उन चट्टानों को अवसाद के रूप में अपने साथ लेकर आती है और जैसे जैसे ढलान कम होता है उन अवसादों को अपने अगल बगल वो निक्षेपित करते जाती है। तो बिहार में देखें तो सबसे ज्यादा आपको मैदानी क्षेत्र दिखाई देगा। अगर हम बात करें ये पूरा क्षेत्र इतना, तो ये सभी के सभी क्या है, आपका मैदानी क्षेत्र है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, गंगा नदी की है। गंगा नदी ने अपने अवसाद लाए और उन अवसादों को यहां पर निक्षेपित करते चली गई, इसलिए ये क्या बन गया, गंगा नदी का मैदान बन गया। ठीक है, उसके बाद पहले ये गंडक ही हुआ करती थी, इसने अपना मार्ग बदल दिया। तो पहले वाली गंडक को हमने बूढ़ी गंडक कह दिया कि वो बूढ़ी हो चुकी है। नई गंडक को हमने गंडक नाम दे दिया। तो बूढ़ी गंडक का नाम पहले वही गंडक नदी थी, इसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। तो पहले वाला बूढ़ी गंडक हो गई, ये गंडक हो गई। तो सबसे ज्यादा जो संरचना आपको दिखाई देता है वो कब का दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, तो मध्यवर्ती गंगा का मैदान, जिसका निर्माण देखें तो चतुर्थ महाकल्प में प्रारंभ हुआ था और आज तक जारी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्र आपको मध्यवर्ती गंगा के मैदान का क्षेत्र मिलेगा जिसका निर्माण चतुर्थ कल्प में प्रारंभ हुआ था, है ना, और उसका आज भी निर्माण जारी है। ठीक है, तो चतुर्थ महाकल्प के अंतर्गत जो प्लीस्टोसिन काल जो है ना, इसका समय काल देखें तो लगभग 25 लाख से लेकर 11,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। तो इस काल में इसका निर्माण हुआ और इसका निर्माण आज भी जारी है। कैसे, तो भैया गंगा नदी तो आज भी बह रही है ना, तो आज भी बह रही तो अपने साथ अवसाद लेकर आती है और अवसादों को अपने अगल बगल में वो क्या करती है, निक्षेपित कर देती है। अर्थात क्या हो रहा है कि आज भी इसका निर्माण जारी है। ठीक है, उसके बाद देखें तो उत्तर की अगर हम बात करें तो उत्तर में आपको पर्वतीय संरचनाएं भी दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि बिहार में केवल मैदानी क्षेत्र ही पाया जाता है। यहां पर देखें तो यहां पर आपको पर्वतीय क्षेत्र भी देखने को मिलता है। ठीक, अगर हम पर्वत की बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या है, हिमालय है, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में जाकर घूमते हुए कहां, अंडमान निकोबार तक दिखाई देगा। ठीक है, तो उत्तर में, बिहार के उत्तर में क्या है, हिमालय दिखाई देगा। और हिमालय का सबसे अंतिम क्षेत्र जो है वो क्या, किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय का जब दूसरा उत्थान हुआ, पहले उत्थान में देखें तो जो वृहद हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, इन सब का निर्माण हुआ था। दूसरा जो हिमालय का उत्थान होता है लगभग 45 मिलियन वर्ष पहले। पहला उत्थान होता है लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले, जिसके अंतर्गत जो वृहद हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय है, इन सब का निर्माण हुआ। दूसरा देखें, दूसरा उत्थान होता है आपका 45 मिलियन वर्ष पहले और इसके अंतर्गत शिवालिक की निर्माण यहां पर होती है। ठीक है, तो यहां पर 45 मिलियन वर्ष पहले सबसे पहले तो लघु हिमालय का निर्माण हुआ और लघु हिमालय से जो निक्षेप निकले है ना, तो लघु हिमालय के निक्षेपों से शिवालिक का निर्माण हुआ लगभग आज से 14-15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। तो शिवालिक का ही विस्तार आपको बिहार का जो ये जिला जो है, यहां पर कौन सा जिला है भैया, तो ये हो गया पश्चिमी चंपारण और ये हो गया पूर्वी चंपारण। ठीक है, ये हो गया पूर्वी चंपारण। तो यहां पर जो आपको पश्चिमी चंपारण जिला दिखाई देता है, तो पश्चिमी चंपारण जिले का जो उत्तरी भाग है यहां पर आपको हिमालय का विस्तार दिखाई देता है। अर्थात बिहार में मैदानी भाग तो है, मैदानी भाग के साथ साथ आपको यहां पर हिमालय के विस्तार के रूप में पहाड़ी भाग भी दिखाई पड़ते हैं। तो दो चीजें हमने समझ लिया, उत्तर में और मध्य वाले में। अब बात करते हैं दक्षिण में। तो दक्षिण में देखें तो नीचे क्या है, आपको झारखंड दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है, पठारी भाग है और झारखंड में जो पठारी भाग पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार आपको
बिहार का जो दक्षिणी जिले हैं इन सभी जिलों में इस आकार में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपको पठारी भाग हैं। बीच में आपको क्या दिखाई देगा, यही पठारी भाग देखेंगे तो कहीं कहीं पर पहाड़ी भाग के रूप में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब हिमालय का दूसरा उत्थान हुआ था तो दूसरा उत्थान के अंतर्गत ये क्या था, यहां पर भ्रष्ट के रूप में नीचे बैठ गया था। तो नीचे बैठ गया तो गड्ढे जैसा हो गया, और गड्ढे जैसा हो गया तो नदियों के द्वारा उसमें क्या कर दिया गया, अवसाद भर दिया गया। तो अर्थात इससे क्या हुआ कि मान लीजिए यहां ये सभी क्या था, ऊंचा वाला क्षेत्र था, पूरा का पूरा पठारी था, ये क्या हो गया, नीचे धंस गया, और नीचे धंस गया तो यहां पर क्या हो गया, गड्ढा हो गया। ये थोड़े थोड़े क्षेत्र बच गए, अब नदियों के द्वारा इसमें क्या कर दिया गया, अवसाद भर दिया गया। तो बीच में क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र बन गए, और बीच में आपको ऊंचे ऊंचे जो संरचना पठारों के दिखाई देते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र के रूप में यहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो ये समझ में आ गया, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा का मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद पठारी क्षेत्र है, जिसका निर्माण देखा जाए तो कब हुआ था, प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ था, जिसके अंतर्गत हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में देखते हैं, जो आपको बिहार के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है। और उत्तर में बात करें तो उत्तर में शिवालिक का विस्तार देखने को मिलता है। ये पूरी संरचना समझ में आ गई, कैसे कैसे निर्माण हुआ ये भी मैंने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करें यहाँ पर भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चट्टानें देखने को मिलती है, तो 4 प्रकार की। ठीक है, पहले प्रकार है यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहला प्रकार है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टानें, तीसरा है टर्शियरी क्रम की चट्टानें, और चौथी है क्वाटरनरी प्रकार की चट्टानें। ठीक है, तो भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार के चट्टानों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है ना। हाँ किशोर जी, हिमालय का जो निर्माण हुआ वो वलित पर्वत के रूप में हुआ है। ठीक है ना। ठीक, ज्योग्राफी पूरा डिटेलिंग होगा, अभी तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, परिचय कर रहे हैं बिहार जी से, है ना, बिहार जी का परिचय देख रहे हैं, अभी इसको डिटेल में देखना है। ये परिचय है, सामान्य भाषा में जो इंट्रोडक्शन हम कहते हैं, हम बिहार को अभी जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, अभी डिटेल तो बाकी है। ये ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है, मूवी बहुत लंबी चलने वाली है। ठीक है ना, जैसे इतिहास हमारा लंबा चला था वैसे ही भूगोल भी लंबा चलने वाला है, तो धैर्य रखिए, पहले ट्रेलर देख लीजिए, है ना, कि क्या क्या है बिहार में, क्या प्रकृति है, उसके बाद से हम बात करेंगे पूरे बिहार का डिटेल में। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, इन चारों की बात करते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो इसके लिए भी क्या है, इसके लिए भी हम यहाँ पर देखें तो इसके लिए भी क्या होगा भैया, जिला याद होना चाहिए। डिवीजन ऑफ एरा बता दीजिए, वो हो जाएगा, सब होगा, आगे होगा, अभी तो इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं भैया, इंट्रोडक्शन है। ट्रेलर में पूरे मूवी नहीं देख पाएंगे ना आप, कल की कक्षा में देखिएगा। अगर फीवर नहीं आया तो कल तो कक्षा होगी ही होगी, आगे तो बात ही नहीं है। आएगा तो भी तो बहुत दिन, तो 1 से 2 दिन ही छुट्टी होगी। ठीक है, 1 से 2 दिन ही छुट्टी होगी, बाकी सैटरडे संडे भी हम कक्षा करेंगे। हफ्ते में जो 5 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं किसी भी सिचुएशन में होगी। ठीक है ना। तो ट्रेलर में पूरा मूवी का सीन हो जाए। ट्रेलर में कभी आपने गाना देखा है? मूवी में गाना होता है ना, क्योंकि मूवी का ड्यूरेशन लंबा है, लेकिन ट्रेलर में आप गाना का बस एक झलक देख लेते हैं, तो वही सारी चीज़ें झलक देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक एक चीज़ की। देखिए फिर से जिला मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, इन सबको मैं दिखाते हुए चलूँगा। सारी चीज़ें मैप में आपको दिखाई देगा, है ना। दिमाग में जिले बैठा लेने हैं, मैं हर चीज़ को जिले से जोड़ के दिखाऊंगा। आप ना चाहे तब भी जिले आपको याद हो जाएंगे पूरा भूगोल कंप्लीट होते होते, लेकिन ऐसी अपेक्षा मैं नहीं रखूँगा कि आप लोग याद ना करें, मेरे भरोसे बैठे रहें। ठीक है, ठीक, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। बाकी जो भी दिमाग में आप लोगों को कुछ सुझाव भी हैं, बहुत सारे वैक्सीन ले चुके हैं, तो उनका आपका सुझाव अंतिम में सुनेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहला 2 चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी मुख्य रूप से। सबसे पहले इसका विस्तार कहाँ है, चट्टानें यहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है, 2 चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक, तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की बात करें, है ना, सॉरी धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था।
ठीक है। अब विस्तार की बात देखिएगा, विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो या विंध्यन क्रम की चट्टानें हो, ये सभी की सभी आपको दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में दिखाई देगा। अर्थात अगर हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करें तो इसका विस्तार देखिएगा कहाँ, तो इसका विस्तार आपको मुंगेर में दिखाई देगा, है ना। यहाँ पर क्या है, खड़गपुर की पहाड़ी है ना। जब मैं यहाँ पर फिजिकल मैप करवाऊंगा तो वहाँ पर पूरी पहाड़ियाँ और कितनी मैदानें हैं बिहार में, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर करवाऊंगा। कल की कक्षा में वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। तो सबसे पहले मुंगेर जिला के अंतर्गत जो यहाँ पर क्या है, खड़गपुर की पहाड़ी है, ये सभी के सभी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। उसके बाद हम और दक्षिण में आए तो जमुई हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बिहार शरीफ देख लें, है ना, बिहार शरीफ देख लें, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर नवादा देख लें, ठीक है, नवादा देख लें। उसके बाद राजगीर देख लें, तो यही नालंदा में ही आपको राजगीर भी दिखाई दे देगा। उसके बाद बोध गया की बात करें तो गया में ये बोध गया का क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो यहाँ पर ग्राफ एक निर्मित हो गया, ये सभी के सभी कौन से क्षेत्र हैं, यहाँ पर कैसी चट्टानें पाई जाती है, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। पहले तो हमने जिला को टिक आउट कर लिया, देखिए कैसे याद करना है, कैसे याद करना है, ठीक। सबसे पहले यहां पर कौन सा, खड़गपुर की पहाड़ी, ठीक है, जमुई, नालंदा का जो देखा जाए तो नवादा, बिहार शरीफ, राजगीर, ये सभी क्षेत्र हैं, है ना। नवादा यहाँ पर, बिहार शरीफ, नवादा, ये सभी क्षेत्र हैं। अब इसके आधार पर आप मैप बना लीजिए। ये क्या हो गया, तो ये वो क्षेत्र हो गए। यहाँ पर बोध गया भी आ जाएगा, तो थोड़ा इतना करके ये सभी के सभी कैसे चट्टान हैं, तो ये सभी के सभी धारवाड़ क्रम के चट्टाने हैं। ये बातें याद रखिएगा। तो लाल वाले समझ में आ गए, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। अब इसकी विशेषता क्या है देखिएगा। इन सब की अगर बात करें तो यहां पर जो छोटा नागपुर की पठार है, छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार है, ठीक है। छोटा नागपुर के ही पठार का ये विस्तार है। यहां पर चट्टानें कैसी कैसी पाई जाती है, तो यहां पर आपको मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं और इसमें देखें तो आपको स्लेट, क्वार्टजाइट, फिलाइट, ये सभी के सभी चट्टानें यहां पर पाई जाती है। साथ ही साथ इसी क्षेत्र में आपको अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है, अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है। तो बिहार के इस क्षेत्र में आपको अभ्रक का निक्षेप भी दिखाई पड़ेगा। क्लियर है। तो ये हमने देख लिया धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक। अब बात करते हैं हम विंध्यन क्रम की चट्टानें, ये कहां पाई जाती है। तो इसका भी निर्माण देखें तो इसका भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, है ना। प्री कैम्ब्रियन युग में विंध्यन क्रम की चट्टानें भी यहां पर पाई जाती है। अब इसका विस्तार देखिएगा, तो इसकी बात करें तो ये हमने देख लिया दक्षिण में, ठीक। अब इसकी बात करें तो दक्षिण पश्चिम वाले भाग में, बिहार के दक्षिण पश्चिम वाले भाग में आपको प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती है। जैसे कि इसके अंतर्गत आपको रोहतास दिखाई देगा, ठीक है। रोहतास और कैमूर, ये जो जिले हैं, इन जिलों में आपको क्या दिखाई देगा, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सभी जो क्षेत्र है यहां पर आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें दिखाई पड़ेगी, ठीक। अब यहां पर चट्टानें कैसी कैसी पाई जाती है, तो सबसे पहले तो चूना पत्थर पाया जाएगा, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, ये सभी चट्टानें आपको इन क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा एक क्या है चट्टान, पायराइट, है ना। एक क्या है, पायराइट। और पायराइट की बात करें तो इन चट्टानों से पायराइट नामक खनिज प्राप्त होता है और इसी पायराइट से क्या होता है, गंधक निर्माण किया जाता है, गंधक बनाया जाता है, ठीक है। तो पायराइट आपको यहीं कैमूर, रोहतास वाले क्षेत्र से प्राप्त होता है। साथ ही साथ क्या विशेषता है इसकी, तो विशेषता की बात करें तो यहां पर आपको जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। जीवाश्म, यहाँ की चट्टानें जो है वो जीवाश्म युक्त है। जीवाश्म युक्त अर्थात इससे अंदाजा ये लगाया जाता है कि ये कभी न कभी आपको समुद्र वाला क्षेत्र होगा, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, बहुत सारे समुद्री जीव जंतु होते हैं और उन जिन जीव जंतु को क्या हो जाता है, जैसे हमारा पेट्रोलियम कोयला बना कैसे हैं, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है। अर्थात आज से अरबों वर्ष पहले बड़े बड़े जो पेड़ थे, है ना, उसके बाद बड़ी बड़ी जो जीव जंतु हुआ करती थी, कहाँ, तालाबों में। एक समय आया जब यहाँ पर भूकंप हुआ, हलचल हुई, परिणामतः सभी के सभी पृथ्वी के भूगर्भ में दब गए और उस पर ताप और दाब की वजह से इसमें रूपांतरण हुआ और वहीं लकड़ी आपको कोयले के रूप में, और जबकि यहाँ पर जीव जंतु की बात करें तो पेट्रोलियम और गैस के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर भी यहाँ के जो भी चट्टानें आपको दिखाई देती है, यहाँ पर भी जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है ये किस चीज का संकेत कर रहा है कि यहाँ पर
कभी ना कभी समुद्री निक्षेप रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ की चट्टानों में आपको जीवाश्म की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, औरंगाबाद। तो औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्वालामुखीय संरचना के प्रमाण प्राप्त होते हैं, अर्थात कभी ना कभी यहाँ पर ज्वालामुखी आया होगा और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ज्वालामुखीय क्षेत्र का प्रमाण कहां, तो औरंगाबाद जिले से प्राप्त होता है, ये बातें याद रखिएगा। तो दो क्रम की चट्टानें हमने देख ली, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब हमारे बच गए दो, ठीक है, टर्सरी, क्वाटनरी। ठीक, तो दोनों पर ध्यान दीजिएगा। पिक्चर यहां भी मैंने सम्मिलित किया है। पूरा भूगोल बिना पिक्चर के हम नहीं देखेंगे, ठीक है, पूरा भूगोल पिक्चर के साथ देखेंगे ताकि बिहार छप जाए। छाप लेने भैया, ठीक है ना। चलिए यहां पर बात करते हैं। अब बात करते हैं तीसरा प्रकार, टर्शियरी प्रकार की चट्टानें बिहार में कहां कहां पाई जाती है। ठीक, तो टर्शियरी प्रकार की जो चट्टानें हैं, अगर इसका निर्माण देखें तो पैलियोसिन और मायोसिन कल्प के अंतर्गत हुआ। लगभग देखा जाए तो 25 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, किसका, टर्शियरी प्रकार के चट्टानों का। इसका विस्तार कहां देखने को मिलता है, तो हिमालय के जो दक्षिणी श्रेणी है, दक्षिणी श्रेणी में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो मुख्य हिमालय कहां है, मुख्य हिमालय आपको यहां से दिखाई देगा जो नेपाल के बीचों बीच से निकलता है ना। इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र क्या हो गया, ये है ना, दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत क्या है भैया, तो शिवालिक श्रेणी है। तो इसका विस्तार देखें तो हिमालय के दक्षिणी श्रेणी में, शिवालिक श्रेणी में आपको दिखाई देता है। और इसकी बात करें तो बिहार के जितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, इन सभी में टर्शियरी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हिमालय के दक्षिणी भाग में आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो याद रहेगा, हिमालय के विस्तार के दक्षिणी क्षेत्र में आपको टर्शियरी प्रकार की चट्टानें पाई जाएगी। अब इसमें चट्टानें कैसी कैसी है भैया, तो हिमालय से बहुत सारी नदियां तेज धार के साथ आती हैं और तेज धार के साथ आएगी तो पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ देगी। और जैसे जैसे यहाँ पर देखेंगे, जितने पास में नदी की स्पीड जहाँ पर जितनी ज़्यादा होती है वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर तोड़े जाते हैं। ठीक है, और तोड़ के धीरे धीरे क्या करता है, उसको वो अपने साथ लेकर आती है, तो वो घिस घिस के छोटे हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे पहले तो बड़ा तोड़ा गया, फिर नदियों के साथ वो क्या कर रहा है, चल रहा है, तो चलने की वजह से घिसते घिसते क्या होता है, छोटा हो जाता है। उसमें जो घिसावट होता है वो बालू के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें क्या क्या, तो आपको बालू पत्थर, बोल्डर क्ले और कांग्लोमरेट, ये सभी प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। अर्थात देखा जाए तो सब बजरी के रूप में, बालू बजरी के रूप में चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या था भैया, टेथिस सागर वाला क्षेत्र है, ये है ना, टेथिस सागर वाला क्षेत्र है। टेथिस सागर का अवसाद यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर भैया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो बिहार के ये जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में पेट्रोलियम और गैस के भंडार, प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। कारण क्या है भैया, तो टेथिस सागर था, टेथिस सागर में बड़े बड़े जीव जंतु रहे होंगे और जीव जंतु रहने के साथ ही जब हिमालय का निर्माण हुआ तो वो भी उसमें दब गए और धीरे धीरे ताप और दाब की वजह से ये पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, कोयला नहीं पाया जाएगा, क्यों कि भैया टेथिस सागर में तो यहाँ पर पेड़ पौधे तो होंगे नहीं ना, यहाँ पर जीव जंतु होंगे और जीव जंतुओं के अवशेष से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया टर्शियरी प्रकार की चट्टानें। अब बात करते हैं क्वाटनरी प्रकार की चट्टानें। तो तीन हमने देख लिया, इन तीन को हटा दीजिए, बाकी जितने भी बच गए वो सभी के सभी क्वाटनरी प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, तो ये सभी क्षेत्र जो है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है ना, थोड़ा ज़्यादा ले लिया, जमुई भी मैंने इसमें ले लिया है ना, तो जमुई इसमें नहीं आएगा। ये जो जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक, ये सभी के सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत, तो क्वाटनरी चट्टानों के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब इसका निर्माण देखें तो वहीं प्लीस्टोसिन काल से आज तक जारी है ना, यानी कि जब से नदियाँ यहाँ पर चलना स्टार्ट करती है, नदियों के द्वारा अवशेष यहाँ पर लाए जाने लगे, है ना, जो अवसाद थे, अवसादों को लाकर यहाँ पर विस्तारित किया जाता रहा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर बिहार में क्या है, नदियों का जाल है और साथ ही साथ ये जो समय काल है, यहाँ पर जो हिमालय से नदियाँ आती है उसमें
12 मास क्या रहता है, जल रहता है। और साथ ही साथ अभी का जो मौसम है ये वर्षा का मौसम है, अर्थात यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जितने भी है ना, जितनी भी हवाएं इधर चलती है अपने साथ क्या करती है, तो यहाँ से पानी उठा लेती है जलवाष्प के रूप में और लाकर इधर से वर्षा करते हुए बिहार तक भी वर्षा करती है, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ तक वर्षा करती है। तो एक तो हिमालय से नदियाँ जो आ रही है वो भी पानी ला रही हैं और दूसरे ये भी पहुंच गई। तो ये तो अपना ला रही थी भैया, नॉर्मल थी, लेकिन ये जो जाके इसमें पानी भर देती है, परिणामतः ये पूरे क्षेत्र क्या हो जाते हैं, बाढ़ से भर जाते हैं। आज भी देखें है ना, अभी तो मेरा जो गांव है, मेरा घर जो है, मेरे घर के बाद से पूरा खेत ही खेत है, तो मेरे घर के पीछे तक आज तक पानी आ चुका है, धान की रोपनी भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं, एक तो नदियों के द्वारा, जब हम आपदा यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपदा को बड़े अच्छे से समझाऊंगा, शायद आपने वैसे नहीं पढ़ा होगा, तो आपदा जब मैं पढ़ाऊंगा तो बाढ़ और यहाँ पर सूखा दोनों समस्याओं पर बड़े अच्छे से गौर करते हुए मैं वहाँ पर जिक्र करूंगा, दिमाग में पूरा सेटअप हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर आपको हमेशा बाढ़ की समस्याएं दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर हम टर्शियरी चट्टानों की बात कर रहे थे, तो प्लीस्टोसिन युग से ये प्रारंभ होता है और आज तक जारी है। नदियों के द्वारा आज भी अवसाद लाए जाते हैं और अपने आसपास के क्षेत्रों में उसको बिछा दिए जाते हैं। विस्तार देखें तो कहाँ, तो ये पूरा गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है ना, पूरा गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा के पूरे मैदानी क्षेत्र में क्वाटनरी प्रकार की चट्टानें जो हैं वो परतदार रूप में पाई जाती है। क्यों परतदार रूप में, क्योंकि एक बार बाढ़ आया तो एक लेयर बिछ गया, अगले वर्ष फिर बाढ़ आया तो उसके ऊपर एक लेयर बिछ गया, तो ऐसे लेयर वाइज लेयर यानी कि परत बनते गया। तो पूरे गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर परतदार चट्टान के रूप में क्वाटनरी चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो गंगा का मैदान कहाँ निर्मित हुआ है, तो अभी मैंने बताया यहाँ पर क्या था, पहले टेथिस सागर था। टेथिस सागर के अवशेषों पर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अवसाद लाकर इस पर निक्षेप लगाए जाते रहे और इससे इस मैदान का निर्माण हो गया। ठीक है, चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर कैसे कैसे, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो जलोढ़, बालू, बजरी और कांगलोमरेट, इन सभी प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। तो ये हमने देख लिया पूरी चीज़ें, है ना। ये आगे की कक्षा कल करेंगे, आज यहीं तक रहने देते हैं। ये बिहार का मैप है, आपके जो PDF होगा, PDF में ये मैप आपको मिल जाएगा। ये मैप कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, बड़े मेहनत से मैंने रात को 2 बजे ढूंढा इस मैप को, ठीक है ना। तो मेहनत है, मैं इस मैप को जो आपका BPSC का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इस मैप को डाल दूंगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मैदानी क्षेत्र हैं, है ना, कौन कौन सी पठारी क्षेत्र हैं। देखिएगा यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि भैया यहाँ पर क्या है, ये क्या है, तो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद ये क्या हो गया, तो पठारी क्षेत्र हो गया। जो लाल और केसरिया कलर से वो क्या है, पठारी क्षेत्र है। जो हरे कलर से है वो क्या है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो ये इसको छोड़ के बाकी जितने भी ये बच गए ये सभी क्या है, मैदानी क्षेत्र है। अब इसमें भी कलर के ऊपर भी है, वो क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। अर्थात बहुत ज़्यादा जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, जबकि ये वाली आपको क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ हैं। ठीक है, तो इन सब की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो गंगा के द्वारा इन सभी क्षेत्रों में हर साल क्या किया जाता है, मिट्टियों को यहाँ पर लाकर अवसादों को निक्षेपित किया जाता है। और इधर की बात करें तो कोसी नदी है ना, कोसी नदी का विस्तार बहुत लंबा है, इसके द्वारा तो हर साल यहाँ पर क्या किया जाता है, बाढ़ लाया जाता है, हर साल बाढ़ लाया जाता है और इन सभी क्षेत्रों में हर साल नवीन जलोढ़ मिट्टियों का निर्माण होता है। तो इस मैप को देख लीजिएगा, दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे जो बिहार में मैदान है उन मैदानों का नाम भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, वो सब जिलों के आधार पर है। जिला याद तो मैदानों के नाम याद। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिएगा बेगूसराय चौड़, मैदान को चौड़ भी कह लेते हैं, समस्तीपुर का मैदान, हाजीपुर का मैदान, हरदिया चौड़, ठीक है, मुजफ्फरपुर का मैदान, तो ये सभी क्या है, सीतामढ़ी का मैदान, मोतिहारी का मैदान, बेतिया का मैदान, तो ये सभी जिलों के आधार पर है। यहाँ पर आपको सहरसा का मैदान दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर जिले याद हो गए तो मैदान तो ईजिली आप क्या कर लेंगे, इसको टिक आउट कर लेंगे। तो इस मैप की कहानी जो है हम कल की कक्षा में करेंगे। नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है ना, कल की कक्षा की। ऐसा नहीं लगता कि तबीयत खराब होगा, लेकिन बहुत लोगों से मैंने बात भी किया है, उन्होंने बोला कि हल्की फीवर आएगी, दवा आज ही लेकर रख लो, कम से कम 3 टैबलेट होना चाहिए, हल्की आए उसी टाइम से दवा 3 टाइम खा लो, ईजिली कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज की कक्षा कैसी लगी, थोड़ी सी आप लोग फीडबैक दीजिए, मज़ा आया या नहीं आया, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई नहीं आई, जिले याद हुए या नहीं हुए, ठीक है ना, एक बार कमेंट कीजिएगा।